हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के दिसंबर एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए एक एक क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण है, खास आपके लिए ध्यान में रख करके पेपर तैयार किया गया है। बिल्कुल सेम पैटर्न, जिस तरीके से पैटर्न में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हूबहू वही क्वेश्चंस होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कुछ मॉडल पेपर आधारित क्वेश्चंस हैं, कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे जो मिलेंगे, इसलिए हर एक क्वेश्चंस को समझना होगा और हर एक क्वेश्चंस को, जो उस क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके पर्सनल नोट्स बनाइए। आपका नोट्स जो है आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स दिला सकता है, इसलिए एक नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाइए। चाहे आप पढ़ने में अच्छे हो, चाहे वो कमज़ोर हो। अगर कमज़ोर है तब तो ज़रूर नोट्स बनाइए। जो पास नहीं हो पा रहे, बहुत समय से फेल हो जा रहे, तो उसको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये देखिए, जो हिंदी पेडागोजी में जो 30 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसको ज़रूर से ज़रूर करिएगा। अच्छा, इस चैनल के माध्यम से मैं थ्योरी क्लासेस, सीडीपी की थ्योरी क्लासेस या जो भी शब्दावलियाँ यूज़ होती हैं थ्योरीज़ में, वो सभी जो है आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहेंगे। मेरे प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। सीडीपी को मैंने ख़ास तौर से तैयार किया है, बिल्कुल बहुत कम पॉइंट्स में सारी बातों को समझाने का प्रयास किया है। आप पास करने का सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि आप मेरे बनाए हुए नोट्स को सिर्फ केवल अपनी कॉपी पे उतार लीजिए और जो है हूबहू बस पढ़ते रहिए, और जो मैंने आपको बातें बताई हैं पढ़ाने के दौरान, थ्योरी की क्लासेस के दौरान, उस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। आपके 101% जो है गारंटीड है कि आप पास हो जाएंगे, अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। आप अगर 120 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना होगा। थ्योरी तो देखनी पड़ेगी, उसके साथ साथ जो है आपको डेली जो है एक पेपर आपको सॉल्व करना होगा। तो इस चैनल के माध्यम से जो है आपको डेली मैं पेपर्स कराऊंगा। डेली, अभी तो बहुत वक्त है तो आपके पास बहुत सारा जो है पेपर्स करने का मौका है। पेपर्स से फ़ायदा ये होगा कि आप जो पेपर्स करेंगे तो जो है आपको बहुत सारी क्वेश्चंस जो है तैयार हो जाएंगे, बहुत सारी थ्योरी के बारे में पता चलेगा, और थ्योरी तो आप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर अच्छे से अच्छे नंबर आप लाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आज का जो वीडियो का टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देता है, हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपके दोस्त भी जो है इस चैनल को फॉलो करें और इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस विधि में बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए भाषा सीखी जाती है? देखिए, अक्सर ये क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं। तो देखिए, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रत्यक्ष विधि है, व्याकरण विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि है और सामवाय विधि है। इन चारों को जो है अच्छे तरीके से जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इन जो है शब्दों का मतलब क्या होता है, इन शब्दों की मीनिंग क्या होती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन में जो है जो एक ऑप्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आए, हो सकता है इन चार में से कोई और ऑप्शन से आधारित जो है क्वेश्चन बनाया जा सके। तो देखिए, जो पहले का आंसर है, बिना मातृभाषा को मध्यस्थता बनाए हुए भाषा सीखने की बात हो रही है, तो ये कहते हैं, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अब प्रत्यक्ष विधि क्या होती है हम सभी को पता है। जब हम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर प्रत्यक्ष रूप में बात करते हैं तो इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। ये आमतौर पे जो है वार्तालाप वाली विधि होती है, कम्युनिकेशन वाली विधि होती है। तो क्या होता है, हम कम्युनिकेशन के माध्यम से भाषा सीखते हैं। ठीक है, हम ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन के माध्यम से भाषा सीखते हैं, मतलब मौखिक रूप से हम भाषा सीखते हैं। इसमें लिखित अभ्यास ज़्यादा करना होता है, इसमें बोलचाल की जो है ज़्यादा चीज़ें होती हैं। इसमें जो है अगर हम ऑप्शन और भी बात करें बहुत सारी चीज़ों की, तो जो है इसमें देखने और सुनने वाली सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इसमें देखने, प्रत्यक्ष वाली देखने और सुनने वाली सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ समझ गए होंगे। व्याकरण विधि में क्या होता है, जो टीचर होता है वो बच्चे को व्याकरण का, नियमों का ज्ञान कराता है, किसी भी भाषा के संबंध में नियमों की जानकारी कराता है। ठीक है, तो व्याकरण विधि होगी। और व्याकरण अनुवाद विधि क्या होती है, तो किसी जो है मतलब एक टीचर जो होता है किसी मूल भाषा का, जैसे किसी चीज़ का व्याकरण का अनुवाद निकालना है, तो मान लीजिए हम उस भाषा को मूल भाषा कह लीजिए, तो मूल भाषा का अनुवाद करता है लक्ष्य भाषा में। तो आपसे ये ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा पेडागोजी के रूप में कि मूल भाषा को लक्ष्य भाषा में जो है कन्वर्ट करने की विधि को क्या कहा जाता है, तो इस विधि को कहते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। इस चीज़ को जो है आप अपनी एक कॉपी पेन मतलब अपने नोट्स पे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है सामवाय विधि।
अब देखिए इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समवाय विधि का मतलब नहीं पता होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें व्याकरण जो शिक्षण होता है, इसमें व्यापक जो शिक्षण तकनीक होती है, इसमें आमतौर पे गद्य और पद्य के रूप में सिखाया जाता है। तो समवाय विधि में होता है कुछ भी टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है तो उसे गद्य और पद्य के रूप में पढ़ाया सिखाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें समझ गई होंगी, और ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में गलत ना कर दें, इसलिए मैंने आपको पूरा जो है चारों पॉइंट समझा दिया। इसको नोट्स जरूर बना लीजिएगा, मैं फिर से कहूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। जल्दबाजी में मत पढ़िए, क्योंकि जितनी जल्दबाजी हमें पढ़ेंगे तो उतना ही क्वेश्चंस आप गलत करते हैं। वो इसीलिए जो है आमतौर पे सीटेट का रिजल्ट जो है मात्र जो है 20% 20% जाता है, बाकी 80% बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि जो है मैं पास कर लूँगा, इसमें है ही क्या है, मुझे तो बच्चों के बारे में बताना है। जब वो क्वेश्चंस देते हैं तो वो बड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे जो है कि इसका आंसर क्या, ये भी सही है ये भी सही है, इसलिए इस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस विधि द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य, अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास होता है? तो देखिए प्राथमिक स्तर पे पहली बात तो भाषा शिक्षण के जो है उद्देश्य हो, उसका अर्थ बच्चे को समझ में आए, है ना, उसको बिल्कुल फ्री होकर के पढ़े, और उसकी एक नॉलेज जो है सृजन शक्ति का विकास हो, मतलब एक तरीके से रीजनिंग पावर हो, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बौद्धिक विकास हो, इस तरीके की चीज़ों को पूछ रहा है। तो ये जो है कौन सी पद्धति में यूज़ होता है, तो सिंपल सा है, आपको आंसर है इसका ए, किंडरगार्टन पद्धति। इसमें क्या होता है, बच्चे को जो है खेल के माध्यम से खेल के माध्यम से पढ़ाने की बात कही जाती है। ये आमतौर पे ये किंडरगार्टन जो है पद्धति होती है, ये प्री स्कूल का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, ये प्री स्कूल का हिस्सा होती है। आमतौर पे प्री स्कूल का मतलब है 2 से 7 वर्ष तक की जो है एज का जो है ये हिस्सा होती है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मातृभाषा तथा लक्ष्य भाषा में बहुत थोड़ा अंतर होने पर लक्ष्य जो है भाषा की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कराया था आपको कि जिसको है व्याकरण अनुवाद विधि, जिसमें मैंने कहा था मूल भाषा को जो है सीधा लक्ष्य भाषा में कन्वर्ट किया जाता है, इसी को कहते हैं व्यापक व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, यहाँ पे चीज़ समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे मातृभाषा और लक्ष्य भाषा में थोड़ा बड़ा अंतर होने पर जो है भाषा शिक्षण की कौन सी जो है लक्ष्य भाषा जो है शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो व्याकरण विधि, अनुवाद विधि, व्यास विधि और प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षिका पहले बच्चों को संज्ञा की परिभाषा से अवगत कराती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, बस केवल एक लाइन आपको याद रखनी है और वो क्वेश्चन चाहे, और ध्यान रखिएगा एक और बात, ये क्वेश्चन जो है इस ऑप्शन में जो मैं आपको आंसर बताऊंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े पेडागोजी में दी जाती है। मतलब 4-4 लाइन का जो है एक कहानी स्टोरी दे देंगे, फिर पूछेंगे इसमें कौन सी विधि का यूज़ किया जाता है, और बहुत सिंपल सा होता है कि आपको बस समझना होता है कि क्या कहा गया है। तो एक टीचर है जो अपने बच्चों को पहले जो है संज्ञा की परिभाषा बता रही है, ध्यान रखिएगा संज्ञा की परिभाषा बता रही है, फिर उसके बाद वो संज्ञा के उदाहरण पेश कर रही है। तो ये व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है? तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि परिभाषा, अगर कोई टीचर या कोई क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि पहले परिभाषा बताया टीचर ने और फिर उसके बाद उसने उसका एग्जाम्पल दिया, मतलब उदाहरण दिया, ठीक है, एग्जाम्पल दिया, तो ये विधि कहलाती है निगमन विधि। ध्यान रखिएगा ये विधि होती है निगमन विधि। ऑप्शन सी यहां पे बिल्कुल सही होगा। तो निगमन विधि और क्या काम होती है? तो निगमन विधि जो है एक तरीके से पढ़ाई के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, पहली चीज एक बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये है कि ये रटने पर ध्यान देती है आमतौर पे। देखिए परिभाषा है, यहाँ पे बार बार हम परिभाषा जो है हम बच्चे को जो है बता रहे हैं, परिभाषा रटने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो एक तरीके से ये रटने वाली विधि है। ठीक है, तो निगमन विधि जो है आप ये अच्छी विधि नहीं है, स्टूडेंट्स ओरिएंटेड नहीं है, और दूसरी चीज़ है ये रटने को प्रोत्साहन करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आंसर है। यहाँ ध्यान रखिएगा पहले परिभाषा होगी फिर उसके बाद उदाहरण होगा। अगर यही चीज़ को उल्टा कर दिया जाए, मतलब आगमन विधि में क्या होता है कि पहले टीचर क्या होता है किसी चीज़ का उदाहरण पेश करेगी और फिर उसके बाद जो है उसका जो है परिभाषा उसको बच्चे को बताएगी। तो ये जो है विधि होती है पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे चीज़ें समझ गए होंगे। दोनों जो है टर्म्स को नोट कर लीजिए अपने चीज़ों से, ठीक है, अपने नोट्स पे लिख लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है सीडीपी में, हिंदी पेडागोजी में,
ईवीएस पेडागोजी में भी ये बस सिर्फ केवल एक टर्म यूज करना है कि पहले परिभाषा दी जाती है और फिर उदाहरण दिए, और ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। हो सकता है कि इतना कभी कभी लक बहुत बढ़िया हो जाता है कि सीडीपी में भी पूछ रहा है, ईवीएस में भी पूछ रहा है और हिंदी पेडागोजी में भी पूछ रहा है। हो सकता है मैथ में, मतलब एक तरीके से एक क्वेश्चन 4 बार पूछा जा सकता है। कई बार सीटेट में आप पेपर अगर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे, तो आपको देखेंगे कि आपको 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस आपको एक ही टाइम पीरियड में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर था उसका सी आंसर था, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोजन विधि की विचारधारा के जनक कौन है? तो यहाँ पे जो आंसर है देखिए, तो ये इस तरीके के जो जनक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये किसने जनरेट किया था, ये थ्योरी किसने दी थी, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको जो है कई बार याद कर लिया करिए। तो प्रयोजन जो विधि होती है ये जॉन डीवी ने दिया था। आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी अपनी रुचि, प्रयोजन क्या होता है कि अपनी रुचि से जो है पाठ्यक्रम को चुनता है और उसी को चुनता है, तो फिर उससे क्या होता है, बच्चा जो है अपनी रुचि से जो है किसी टॉपिक को चुनता है, तो उसके लिए सीखना आसान हो जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रयोजन विधि जो है ये एक चाइल्ड सेंटर्ड जो है एजुकेशन पर आधारित है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पर आधारित है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है इनमें से कौन सी विधि जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड जो है बाल केंद्रित विधि पर आधारित है? तो यहाँ पे जो है प्रयोजन विधि है। प्रयोजन विधि में जो है पहले जो है आमतौर पे अनुभव, खेल इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है ये थ्योरी किसने दी थी, जॉन डीवी ने दी थी, और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पर यह आधारित विधि है। ये पॉइंट आप अपने नोट्स पर नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्याकरण अनुवाद विधि जो है अधिक बल देती है, किस चीज़ पर बल देती है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, व्याकरण अनुवाद क्या होता है, मूल भाषा को लक्ष्य भाषा की ओर जाना। ये व्याकरण अनुवाद विधि कौन जो है मतलब किसके माध्यम से होता है? तो टीचर इसमें मदद करता है। एक तो ये पॉइंट आपको दिमाग में होगा ही होगा। तो ये बल जो है ये किस चीज़ पे अधिक बल देती है? तो ये बल देती है शुद्धता पर। ध्यान रखिएगा, शुद्धता पर, ना कि ये प्रवाह पर, उपयुक्तता पर, उच्चारण पर, किसी चीज़ पे नहीं, ये जो है शुद्धता पर बल देती है। क्योंकि हम मूल भाषा को, जो भी हमारा एक टॉपिक दिया है वो एक भाषा है, एक मूल भाषा में एक जैसे जैसे लिखा है, अब उसका हमने अनुवाद किया तो बहुत साफ सुथरा अच्छा अनुवाद करके हमें देना पड़ता है कि ताकि उस टॉपिक का, उस शब्द का जो है पूरा सार व्यक्ति को समझ आए। तो अगर ये अनुवाद जो है शुद्धता से नहीं किया जाएगा तो वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए व्याकरण अनुवाद विधि शुद्धता पर अधिक बल देता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, इससे अच्छा बेहतर तरीका मेरे पास नहीं है। मैं फिर से कहूँगा, नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करिए, और जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं जितना समय हो सकता है आपका, देखिए कुछ बच्चों का तो लक्ष्य होगा कि केवल सीटेट का एग्जाम हो जाए और जो भी डीईटी, ट्रिपल एसबी और केवीएस में से जो भी वैकेंसियाँ मैं वो उसको फिल करूँ, अच्छे से अच्छा जो है जॉब पा सकूँ, ये उसका मूल लक्ष्य है। तो अगर आपका यही मूल लक्ष्य है तो जितना समय आप पेपर सॉल्व करने में, जितना समय सीटेट के लिए और अन्य जो है सब्जेक्टों को पढ़ने में लगाएंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। तो ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उन चीज़ों को आप नोट्स बना करके ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है शिक्षण के सिद्धांत से संबंधित है? तो कौन भाषा शिक्षण, सॉरी माफ कीजिए, निम्न में से कौन भाषा जो है शिक्षण के सिद्धांत से संबंधित है? यहाँ पे जो 7वें का आंसर देखिए, जीवन के जोड़ने का सिद्धांत, या अभिप्रेरणा का सिद्धांत, या क्रियाशीलता के सिद्धांत, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत से संबंधित? तो जीवन के जोड़ने से संबंधित है, अभिप्रेरणा से संबंधित है, क्रियाशीलता से संबंधित। इसका मतलब है ये सभी से संबंधित है, उपरोक्त में से सभी। आंसर डी होगा, ये सभी बच्चों ने जो है सही किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछेगा कि भाषा अर्जन से संबंध में क्वेश्चन आपसे हमेशा आएगा। तो भाषा अर्जन के संबंध में जो है क्या है क्वेश्चन है, देखते हैं। भाषा अर्जन से तात्पर्य है किसी भी भाषा की लिपि की जानकारी होना, या किसी भी भाषा की वर्णमाला की जानकारी होना, या मौजूदा जो है परिवेश में मौजूदा किसी भाषा को सहजता से ग्रहण करने की क्षमता, या किसी भी भाषा का व्याकरण की समझ। तो देखिए भाषा अर्जन, ठीक है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। तो परिवेश में मौजूद किसी भी भाषा को सहजता से ग्रहण करने की क्षमता। तो सहजता से मतलब एक सहज रूप से हम जो है भाषा अर्जित कर लेते हैं, है ना। जो भी आसपास हमारी जो है भाषा अर्जन, और देखिए अर्जन और अधिग्रहण,
सॉरी माफ कीजिए, अधिग्रहण कह रहे हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दो शब्द आपको अक्सर मिलेगा। तो अर्जन जो होता है वो एक, तो पहली बात तो समझ लीजिए, अर्जन जो होता है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होता है, ठीक है। ये मौखिक कौशल पर आधारित होता है। यहाँ पे जो है व्यक्ति जो है प्रत्यक्ष रूप से भाषा सीखता है। तो यहाँ पे क्या होता है, भाषा अर्जन क्या होता है, जब वो पैदा होता है तो जिस भी आसपास रहता है उन लोगों के बीच में संपर्क में रहता है, संपर्क में रहते रहते उनकी भाषा सीख लेता है और उसकी भाषा अर्जित कर लेता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि फॉरेनर्स जो है यूपी के किसी शहर में, बनारस में रह रहा है और बनारसी वाली भाषा दे रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि भाई आपने जो है कहीं सीखी क्या, तो वो कहते हैं नहीं हमने कहीं नहीं सीखी, यहीं पे टहल टहल के लोगों से बात कर करके हमने सीख ली। तो वो होता है भाषा अर्जन। वहाँ पे रह रहे तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें नियमों का कोई लेना देना नहीं होता। इसमें टूटी फूटी भी बोल सकते हो, अशुद्धियाँ भी बोल सकते हो। गौर से समझिए चीज़ों को, एक कॉलम बना करके नोट कर लीजिए। ऐसे एक जो है कॉलम बनाए, यहाँ पे अर्जन लिख लीजिए, यहाँ पे अधिगम लिख लीजिए। तो अर्जन का मतलब है एक स्वाभाविक है, जो मतलब आपके पैदा होने पे जो है आप अर्जित कर लेंगे। आप इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पैदा होंगे तो आप वही बोलेंगे, हिंदी यूपी में पैदा होंगे तो यूपी बोलेंगे, भोजपुरी में पैदा होंगे तो भोजपुरी बोलेंगे। तो ये एक स्वाभाविक है, इसमें नियमों का कोई लेना देना नहीं होता है। अशुद्धियाँ भी बोलता है आदमी, एक शब्द के कई जो है अनुवाद निकाल लेता है, कई शब्द में बोलता है। कई जगह जो है इस शब्द को कुछ और बोलते हैं, कई जगह किस और। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि बादाम है ना, छोटा बादाम जो है, तो कई बार बिहारी लोग जो है, बिहार के लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि छोटा बादाम जो है मूंगफली को कहा जाता है, लेकिन यूपी में जो है ये बादाम शब्द मूंगफली के लिए मूंगफली यूज़ होता है, बादाम नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब है शब्दों का जो है इधर आगे पीछे चलता रहता है। इसमें मौखिक कौशलता बड़ी जो है होती है। इसमें यह नहीं होता कि लिखना आना चाहिए, इसमें बच्चे को बोलना आना चाहिए, व्यक्ति को बोलना। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग जो है भाषा अर्जन क्षमता में बड़े अच्छे होते हैं, मतलब बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे हमारे कई बार दादा परदादा जो होते हैं, उनको पढ़ना तो नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, लेकिन वो बोलने में बहुत निपुण है ना। उनसे आप किसी से भी बात करवा लीजिए तो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, लोगों को कन्विंस भी कर लेते हैं। लेकिन उनसे कहो कि ये पेपर पढ़ दीजिए तो नहीं पढ़ पाते। तो ये चीज़ें, ये मौखिक कौशल पर आधारित है। अर्जन की बात हो रही है यहाँ पे, सारी चीज़ें ये प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाषा सीखी जाती है। अब अधिगम में क्या होता है, अधिगम का मतलब है कि सीधा जो है अभ्यास के माध्यम से होगा। तो प्रयास करके, सीख करके, उसके व्याकरण का ज्ञान करके, कोचिंग लेकर के, किसी टीचर से बात करके उससे फिर सीखेंगे, वो नियमों की जानकारी देगा। तो आमतौर पे ये लिखित कौशल पर आधारित होता है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। आप किताबों से सीख सकते हैं, है ना, टीवी से सीख सकते हैं, बहुत सारी। तो जरूरी नहीं है कि आमने सामने बैठ करके ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करके सीखे। तो ये परिवेश में मौजूदा जो है किसी भाषा को सहजता से ग्रहण करने की जो है क्षमता को ही भाषा अर्जन कहते हैं। ये आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। मैंने इतनी देर अगर समझाया तो कुछ इसका मतलब मीनिंग होगा, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, साल का एक बच्चा मातृभाषा के साथ परिवेश में बोले जाने अन्य भाषा के शब्दों का भी प्रयोग करता है। मतलब 1 साल का बच्चा जो है, इसको समझना होगा कि देखते हैं क्वेश्चन क्या है। परिवेश में बोले जाने वाले अन्य भाषा के शब्दों का भी जो है प्रयोग करता है। उसकी माता इसका कारण जो है अनुकरण मानती है। वो किस मनोवैज्ञानिक का समर्थन कर रही हैं? तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है स्किनर। आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि स्किनर ने जो है बच्चे, इसमें देखिए परिवेश के साथ बोलने और अन्य भाषा को शब्दों को जो है प्रयोग करना। देखिए यहाँ पे बात को समझिएगा, स्किनर ने जो दिया था, इन्होंने अभ्यास का नियम दिया था, ठीक है, अभ्यास का नियम दिया था, याद रखिएगा, अभ्यास का नियम दिया था, ठीक है। तो इन्होंने कहा था अभ्यास से, नकल से, है ना, रटने से, है ना, भाषा क्षमता डेवलप होती है। तो यहाँ पे जो है स्किनर ने जो बात कही वो देखिए, मातृभाषा के साथ परिवेश में बोले जाने अन्य भाषा के शब्दों का भी प्रयोग करता है। तो उसकी जो भी मातृभाषा है उसके आसपास जो भी और लोग हैं उसके साथ रह करके, उठ बैठ करके आपस में जो है अब है ना, वो बोले जो भी अन्य भाषा बोल रहे हैं उसके साथ उन शब्दों का भी प्रयोग करने लगता है। तो वो उनका मानना है कि ये अनुकरण मानती है। ये समर्थन किस बात का कर रही है? अनुकरण का मतलब एक दूसरे के साथ रह करके उनकी हूबहू नकल करके एक दूसरे से सीखना। तो यहाँ पे जो है स्किनर का है, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। एक बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चे प्रारंभ से डैश डैश होते हैं
एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमज़ोर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर सब बच्चे गलत कर रहे होंगे। तो देखिए, बच्चे जो प्रारंभ में होते हैं वो बहुभाषिक होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बच्चे जो है बोलते ही नहीं है। बच्चे जो है एक तरीके से जो है स्पर्श के माध्यम से बोलते हैं, अपना रो के बताते हैं अपनी बात, है ना, आओ आओ करके, मतलब बहुत सारे डिफरेंट तरीके से बच्चे जो है शुरुआत में एक कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है बहुभाषिक। याद रखिएगा, भाषा का मतलब ये नहीं होता कि आपको केवल लिखना आना चाहिए या बोलना आना चाहिए या मेरी ही वाली भाषा आना चाहिए। बच्चे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बच्चे को पता है कि दूध मांगने के लिए रोना है, या पता है कि मम्मी की गोद में जाने के लिए क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें होती तो एक्सप्रेस कर लेते हैं, इसलिए बच्चे बहुभाषिक माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो भाषा विकास की दृष्टि में सबसे कम महत्वपूर्ण है वो है परिचय देना, या श्रुतलेख, या संवाद अदायगी, या सृजनात्मक लेखन। तो यहाँ पे देखिए, जो सही आंसर है वो है सबसे कम महत्वपूर्ण है वो है श्रुतलेख। सुनना और फिर लिखना, ये भाषा विकास की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य से क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और सभी लोग बच्चे जो है इन क्वेश्चंस का सही आंसर लगाते हैं, इसलिए ये सामान्य से क्वेश्चन में माने जाते हैं। ठीक है, चलिए, डैश डैश में अप्रत्यक्ष रूप से भाषा सीखी जाती है। तो भाषा अधिगम, भाषा अधिग्रहण, भाषा अर्जन और अनौपचारिक शिक्षा। मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने आपको ये बात बताई थी ना कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संबंध में मैंने कहा था ये कॉलम बना लेना, सारी बातें मैंने आपको समझाई थी। अब देखिए क्वेश्चन भी आ गया, यहाँ पे बोला है अप्रत्यक्ष रूप से भाषा सीखी जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि भाषा अर्जन जो होती है ये प्रत्यक्ष रूप से होती है, और भाषा अधिगम जो होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है। भाषा अर्जन जो होती है वो जो है स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, नियमों पर आधारित नहीं होती है। लेकिन भाषा अधिगम होती है, जब आप अधिगम मतलब कोई भाषा आप सीखना चाहते हैं, तो ये एक तो नियमों पर आधारित होती है, प्रयास और अभ्यास पर आधारित होती है। जितना जो है व्याकरण के नियमों को जानकारी प्राप्त करेंगे उतना ही आप अच्छे से उस भाषा में पकड़ लिख पाएंगे, है ना। तो ये एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से सीखी जाती है। यहाँ पे इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आंसर ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक जो है द्विभाषीय जो है अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। तो भाषा शिक्षक का व्यवहार, जो आपका टीचर है उसका अगर व्यवहार सही नहीं हुआ तो वो क्या उस दो भाषी वाले बच्चे को जो है अधिगम को प्रभावित करेगा। अनुकरण एवं अभ्यास, या मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा का ज्ञान होना, या अभिप्रेरणा। तो देखिए द्विभाषा है, अगर कोई बच्चा हिंदी और इंग्लिश बोल लेता है, मान लीजिए यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं, यहाँ पे ई से इंग्लिश लिख देते हैं। अगर टीचर जो है अमानक व्यवहार करने लगे, अगर वो टीचर जो है क्लास में हिंदी बोलने पर जो है सज़ा देने वाले दंड देने लगे, या इंग्लिश बोलने पर दंड देने लगे, या ये कहे कि पंजाबी नहीं बोलोगे तो जो है मार पड़ेगी, तो इस तरीके का व्यवहार अगर हुआ तो बच्चे का कहीं ना कहीं भाषा विकास जो है प्रभावित होगा। ये बात समझ गए होंगे। अनुकरण एवं अभ्यास, अगर बच्चा एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहा है, अभ्यास नहीं कर रहा है, तो भी कहीं ना कहीं उसका भाषा विकास जो है प्रभावित होगा। लेकिन मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा का ज्ञान होना, मान लीजिए उसको हिंदी आती थी, अब वो इंग्लिश सीख रहा है, तो अगर ये सीखने की कोशिश कर रहा है तो क्या उसका जो है अधिगम प्रभावित होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। और दूसरा उसके मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का मतलब है मोटिवेशन, मोटिवेशन अगर बच्चे में नहीं है तो वो भाषा विकास भी उसका प्रभावित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, 7वीं कक्षा के शिखा को कुछ वर्ष पूर्व मस्तिष्क में चोट लगने के कारण बोलने में समस्या होती है, जिस कारण वो बात करते समय उचित शब्दों का चयन करने में असमर्थता का अनुभव करती है। वो किस भाषा विकार से ग्रसित है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा देखिए, वाक विकार, डिसलेक्सिया जिसे कहेंगे, डिस्ग्राफिया जिसे कहते हैं लेखन विकार, संचार विकार, डिस्फेजिया या अफेजिया कहेंगे। तो देखिए इसका जो सही आंसर है यहाँ पे पहले ही बता दिया गया कि बोलने में असमर्थता है, संप्रेषण विकार होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी होगा सही। ठीक है, याद रखिएगा। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, बच्चे को जो है लिखने में समस्या होती है, वो शब्दों को सही से लिख नहीं पाता है। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पे पहली बात तो ध्यान रखिएगा, किसी भी बच्चे को हमें अलग नहीं बैठाना है,
कि क्लास में कहीं पे भी अलग बैठा दे, हमें ध्यान रहे कि ये बच्चा दृष्टिबाधित है और इस बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देना है या कम ध्यान देना है। इस चीज़ का जो है बिल्कुल भी धारणा गलत है, याद रखिएगा। उन्हें विभिन्न भाषिक जो है गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करना है। हमें सामान्य बच्चों की तरह ही उसे ट्रीट करना है, जैसे सामान्य बच्चों को पढ़ा रहे हैं वैसे ही उसको भी पढ़ाना है, लेकिन थोड़ा सा मतलब सामान्य बच्चों को 19 मतलब एफर्ट दे रहे हो तो इसको थोड़ा सा 20 एफर्ट देना है, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। तो कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए कि ताकि बच्चे को जो है उस तरीके का ही सिंपल पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करिए, कम सिलेबस का निर्माण करिए, ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक जो है मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए दृष्टिभाषित वाला बच्चा है जिसको देखने में दिक्कत है, तो इसलिए उसका जो है मौखिक भाषा का यूज़ करिए। अगर मौखिक वाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर जिसको बोलने में दिक्कत हो तो उसे देखने वाली चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। यही सिंपल सा है, मौखिक भाषा का यूज़ करना चाहिए। दृष्टिभाषित माध्यम में बच्चे को सबसे आगे वाली सीट में बैठाना चाहिए, बार बार टीचर उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा तेज भाषा में बोलना चाहिए, क्योंकि सुनने में कमज़ोर है तो मतलब देखने में कमज़ोर है लेकिन सुनने में कमज़ोर नहीं है, तो टीचर को तेज़ आवाज़ में बात करनी होगी। तो ये सभी चीज़ों का जो है टीचर यूज़ कर सकती है दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाते समय, ठीक है। उच्चारण संबंधी त्रुटि होने के कारण जो है वर्ण के उच्चारण का सही ज्ञान इसलिए होती है, यह शुद्ध उच्चारण के अभ्यास के प्रति उदासीनता, या फिर शुद्ध उच्चारण का प्रयत्नशील अभ्यास और भाषा विकार। तो देखिए उच्चारण संबंधी अगर त्रुट है तो इसका मतलब है उसमें उदासीनता का जो है रोल हो रहा है। शुद्ध उच्चारण के अभ्यास के प्रति उदासीनता कहलाएगी। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो है जो थोड़े कंफ्यूज करते हैं, अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को गलत मत करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप खुद स्वयं से अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे नंबर आपको आएंगे। आप अभ्यास नहीं करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट होंगे कि जो है मैं पास हो जाता हूँ, मैं अच्छे नंबर ले आऊँगा, इस बार भी मैं पास हो जाऊँगा, पिछली बार तो मेरा बस 10 नंबर रह गया था, ऐसी बातें अगर सोच रहे हैं तो फिर आपको जो है वही प्रॉब्लम होगी, क्या है ना, फिर से आप फेल हो जाएंगे, फिर से कम नंबर आएंगे, आप जितना एक्सपेक्ट करेंगे वो चीज़ है को। तो इस बार ऐसा नहीं करना है, हमें पहले से शुरुआत से पढ़ाई करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स लगाने हैं, ठीक है। यहाँ तक वीडियो जो है मैंने 16 क्वेश्चंस कराए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। जो टारगेट है वो 10 लाइक्स का है, क्योंकि लाइक्स मैं इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि आपका लाइक्स होता है तो मुझे लगता है कि कोई मेरे वीडियोस देख रहा है। कमेंट करते हैं तो आपसे मुझे अच्छा लगता है कि आपने कमेंट किया है, कोई अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप मुझसे कह सकते हैं, है ना। आपको अगर मेरे पेपर में भी कोई कमी नज़र आ रही है, कुछ गलतियां हो तो वो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसको सुधारूंगा, उसको और भी अच्छा बेहतर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपको कमेंट और लाइक तो करना चाहिए, ठीक है। तो उससे मोटिवेशन भी होता है मुझे बनाने के लिए वीडियोज़ में, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक जो है व्याख्या सुनकर तथा दूसरा पढ़कर जानकारी एकत्रित करता है, ये दोनों बालक कौन सी भाषा कौशल में जो है ला रहे हैं, भाषा कौशल प्रयोग में ला रहे हैं। तो देखिए एक बच्चा सुन करके जो है व्याख्या कर रहा है और दूसरा पढ़कर जानकारी एकत्रित कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है सही आंसर इसका क्या है, तो श्रवण कौशल है, पठन कौशल है, यह ग्रहणात्मक कौशल है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ग्रहणात्मक कौशल है। सुनकर केवल होता या पढ़कर केवल होता तो हम कह सकते थे यहाँ पे दोनों, एक बालक व्याख्या सुनकर तो दूसरा पढ़कर जो है जानकारी एकत्रित कर रहा है, तो ग्रहणात्मक, एक दूसरे का जो है वो किस तरीके से जो है चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, ये उसके कौशल पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्र सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही हैं। इस मत का समर्थन किसने किया था। तो बच्चे को अगर लिखा रहे हैं तो इससे पहले बच्चे को जो है चित्र सिखाना चाहिए। मतलब अगर आप बच्चे को ए लिखा रहे हैं तो ए फॉर एप्पल, एप्पल के बारे में जानकारी दीजिए कि ये एप्पल है ना, ऐसे चित्र बनाइए। तो ये बच्चा जो है, देखिए आज भी प्री स्कूल में इसी तरीके से पढ़ाते हैं कि पहले वो बताते हैं कि देखो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो बच्चा बॉल समझ जाता है, ये फॉर, है ना। फिर उसको बाद में जो है चीज़ें हम समझाते हैं कि ये इस तरीके से बच्चे बॉल होता है, सी फॉर कैट होता है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो ये जो है ये मत का समर्थन किया था हमारे महात्मा गांधी ने। आज 2 अक्टूबर है, सभी को महात्मा गांधी की जयंती मुबारक हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे जो है अंतर्जात कारण भाषा को अर्जित कर लेते हैं।
तो देखिए चॉम्स्की के अनुसार बच्चे जो है अंतर्जात जो है कारण भाषा को अर्जित कर लेते हैं। तो सार्वभौमिक शब्द भंडार, सार्वभौमिक व्याकरण, सार्वभौमिक पठन और सार्वभौमिक बोली। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर क्या होगा, तो 19वें का जो सही आंसर है वो है सार्वभौमिक व्याकरण। क्योंकि चॉम्स्की का मानना था कि बच्चों के अंदर भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। ये चीज़ आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, है ना। तो याद रखिएगा, भाषा जो बच्चे अंतर्जात कारणों से भाषा अर्जित करते हैं वो सार्वभौमिक व्याकरण के कारण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल रट लेना बस ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है। मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया कि बच्चे के अंदर जो है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, या भाषा सीखने की जगह भाषा अर्जन भी हो सकता है। तो भाषा अर्जन की क्षमता जो है जन्मजात होती है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे गलत करेंगे और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत टाइप से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो देखिए अंतःवाक की संकल्पना जो है मतलब एक तरीके से जो है स्पीच की बात कर रहे हैं। तो स्पीच की बात कर रहे हैं तो ये CDPN अगर जिसने भी जो है वाइगोस्की पढ़ा है, मेरा वीडियो देख रखा है, वो सभी सॉल्व कर रहे होंगे। तो देखिए ये संकल्पना दिया था वाइगोस्की ने, याद रखिएगा। इन्होंने 3 प्रकार की स्पीच जो है डिफाइन करी थी, जिसको कहा था, इंग्लिश में नाम याद करिएगा, हिंदी में नाम भूल जाइएगा। इंग्लिश में नाम है, इसे कहते हैं सोशल स्पीच। दूसरा नाम है, इसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच, ठीक है। और तीसरा नाम है इनर स्पीच। यह अंतःवाक मतलब इनर स्पीच की यहाँ पर बात हो रही है। तो सोशल स्पीच में क्या होता है, इसमें बच्चा जो होता है सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से सीखता है, एक दूसरे से के साथ उठ बैठ करके, एक दूसरे के साथ सामाजिक क्रियाएं करके, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करके जो है बच्चा सीखने का प्रयास करता है। जितना बच्चा दूसरों से बात करेगा उतना ही ज़्यादा उसकी जो है सोशल स्पीच जो है डेवलप होती जाएगी, उतना ही अच्छा उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती जाएंगी। तो यहाँ पे समझ गए होंगे, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से ये जो है बच्चा सीखने का प्रयास करता है, ठीक है। प्राइवेट स्पीच क्या होता है? प्राइवेट है तो मतलब इसमें क्या प्राइवेटली सब कुछ बात कर रहा होगा। सोशल में सोशली बात कर रहा था, अब प्राइवेट में प्राइवेटली बात करोगा। प्राइवेटली मतलब अपना एकांत कमरे में बैठ करके वो बातचीत करता है, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता है, ठीक है। मतलब खुद से सीखने का प्रयास करता है। जैसे किसी समस्या में आ गया तो वो खुद ही बोलेगा, अरे मैं ऐसा कर लेता, मैं ऐसे कर लेता, कल मैं जाऊंगा, कल मैं स्कूल में अच्छे नंबर लाऊंगा, मैम को जो है मैं ये सारा जो है क्वेश्चंस को मैं सारा मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा, है ना। ये खुद ही प्राइवेटली बात कर रहा है, मतलब बोल बोल के बोल रहा है। तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर जो है खुद से बात करता है तो बच्चे के अंदर कुछ करने की जिज्ञासा जागती है कि मैं ये सब कर लूंगा, मैं ही सब कुछ कर लूंगा, है ना। तो ये खुद से सीखने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे हो गया प्राइवेट स्पीच। इनर स्पीच में क्या होता है, सेम चीज होती है, प्राइवेट स्पीच ही इनर स्पीच हो जाती है जैसे वो उम्र में बढ़ता है। मतलब पहले वो मुंह से बोल बोल करके अकेले में मुंह से बोल रहा था, अब क्या होता है, अब अंतर मन में अंतःवाक होता है, अंदर ही अंदर जो है बोल नहीं रहा है, अंदर ही अंदर सोच रहा है कि मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा, अभी ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, ये बोल नहीं रहा है, ये सब मन में ही हो रहा है। तो ये इनर स्पीच है। तो प्राइवेट स्पीच इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है जब एज जो होती है 3-4 साल 5 साल का बच्चा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा बोलता नहीं है, मन ही मन में अपने से बात करता है और मन ही मन में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करता है। तो ये चीज़ को नोट कर लीजिएगा, जो मैंने अभी पॉइंट दिए हैं, तीनों नाम बिल्कुल आपको याद रखना है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, वैसे तो ये सभी को पता होगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा, वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बिल्कुल भी उपेक्षित नहीं है। तो बच्चों की सामाजिक श्रेणी, बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान, बच्चों शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, या बच्चों की जो है भाषिक पृष्ठभूमि। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, देखिए इसका सही आंसर होगा, इसकी पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। बच्चे जो है दिए स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होना चाहिए। अभी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बच्चे जो है स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होना या होनी चाहिए। समरसता, अलगाव, जुड़ाव और समरूपता।
तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चा जो है जिस स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल की भाषा और घर और पास पड़ोस की भाषा जो होती है, आस पास पड़ोस की जो भाषा होती है, उसमें समरसता होनी चाहिए या अलगाव होना चाहिए, वो अलग होने चाहिए एक दूसरे से, है ना, या जुड़ाव होनी चाहिए, समरूप होने, बिल्कुल A to Z कॉपी टू कॉपी होनी चाहिए, नहीं, ऐसा है इसका जो है जुड़ाव होनी चाहिए। स्कूल में जिस तरीके की भाषा अपनाई जा रही है और बच्चा उसी तरीके की भाषा, उससे रिलेटेड भाषा का यूज़ घर में भी कर रहा है, तो ये जो है उसके जो है भाषा शैली को सीखने में मदद करता है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करता है, उसके संज्ञानात्मक विकास में डेवलप करता है, उसके बहुभाषी होने का जो है द्विभाषी या बहुभाषी में जो है मदद करता है, इस तरीके की चीज़ों में मदद करता है। तो जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है ना, हूबहू होना नहीं, लेकिन जुड़ाव होना ज़रूरी है। जैसे इंग्लिश, स्कूल में इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है, तो घर में भी इंग्लिश का यूज़ होना चाहिए अधिकतम, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक पेरेंट्स को पता हो वहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो सबसे कम महत्व देंगे विभिन्न प्रकार का जो है बाल साहित्य को, जो है इसको। तो बहुभाषिक कक्षा है मतलब जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, इस तरीके के बच्चे हैं। तो विभिन्न प्रकार का जो है बाल साहित्य को हम जो है नज़रअंदाज कर देंगे, इनको कम महत्व देंगे, या कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का जो है प्रयोग करेंगे, या सामग्री से समृद्ध वातावरण जो है हम यूज़ करेंगे, या कक्षा में बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील दिखाएंगे, है ना, या फिर बच्चों को सिखाना कि दो भाषा के मध्य विद्यमान समान और अंतर को विश्लेषण कैसे किया जाता है, इसको। तो यहाँ पे तो देखिए बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे परिभाषा इन सब के बारे में हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हम जो है विश्लेषण, इसकी जानकारी बच्चों को देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका देंगे, एक दूसरे के बहुभाषा सीखने का मौका देंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ शब्द सीखने लग जाएंगे, एक दूसरे की नॉलेज जो है सीखेंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे कि कुछ इनके यहाँ भी कुछ अलग तरीके की भाषा अपनाई जाती है, मेरे यहाँ इस भाषा, इस चीज़ को ये बोलते हैं, उसके यहाँ ये बोलते हैं, वो कुछ और भाषा सिखाएंगे। तो इससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास डेवलप होता है। याद रखिएगा, बहुभाषी से क्लासरूम से जो है बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है और संज्ञानात्मक विकास भी डेवलप होता है ना, ये चीज़ें अच्छी होती हैं क्लासरूम के लिए। ठीक है, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विषय निर्धारण करना, उद्देश्य निर्धारण करना, बिंदु निर्धारण करना, या समय का निर्धारण करना। तो कितने समय के लिए पढ़ाना है ये, या बिंदु तक कहाँ तक पढ़ाना है ये, या कौन सा टॉपिक पढ़ाना है ये, कि या फिर वो जो भी पढ़ा रहा है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। वो उद्देश्य जो है अर्थपूर्ण होना चाहिए, अर्थ उसका निकलना चाहिए कि बिना उद्देश्य के पढ़ाए जा रहे हैं कुछ भी ऊपर। जैसे आप कई बार देखिए यूट्यूब में पढ़ाते हैं और पढ़ाते पढ़ाते जो है उदाहरण ले रहे हैं गर्लफ्रेंड और कहाँ कहाँ का बेफजूल की बातें कर रहे हैं, तो कोई उद्देश्य से भटक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको हंसी मजाक करना है, यही पब्लिक चाह रही है, पब्लिक चाह रही है तो उनको जो है सब कुछ ये मिलता है, तो ये चीज़ें होती। तो उद्देश्यपूर्ण रूप से पढ़ाना चाहिए एक टीचर, अच्छे टीचर का यही कार्य होता है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जीके का क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है, कई बार पूछ सकते हैं, जो है जनरल सा क्वेश्चन है, क्योंकि भाषा की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है आपको जानना कि भारत सरकार ने जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में कितनी भाषा को मान्यता दी है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 6 प्रकार की भाषा को इन्होंने मान्यता दी है। ठीक है, 6 प्रकार की भाषा, और जिसमें से पहली भाषा कौन सी है? पहली भाषा है तमिल। याद रखिएगा, पहली भाषा इसमें से है तमिल। तो यहाँ पे जो है तमिल भाषा है। तो यहाँ संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये सभी भाषा 6 हैं शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। तो आंसर है ऑप्शन डी होगा। तमिल जो है ये पहली भाषा है। कब भाषा को मान्यता दी गई थी? तो 2004 में दिया गया था। याद रखिएगा 2004 में, नोट्स में नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है? क्षेत्रीय भाषा मतलब जो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में कोई और भाषा बोली जाती है, उत्तर प्रदेश के किसी गांव में जो है कोई और भाषा बोली जाती है। भाषा तो वही बोली जाती है लेकिन उसका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप बोला जाता है। बिहार में जो है भोजपुरी बोली जाती है, आप कहीं और चले जाएंगे तो कुछ और कन्नड़ बोली जाएगी। तो इस तरीके की जो भाषा होती है वो क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करती है। तो क्षेत्र में भाषा की वाक् विशेषता को परिभाषित करती है। यह देश और राज्य की भाषा होती है, यह क्षेत्र की भाषा लिपि के साथ या लिखित भाषा साहित्य। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्षेत्रीय भाषा का मतलब है कि उस क्षेत्र की विशेषता को दर्शाता है। अगर हमने आपसे कहा कि भोजपुरी गाना बजाओ, भोजपुरी सुनाओ,
तो आप समझ जाते हैं कि तुरंत जो है ये बिहार, झारखंड यहाँ के आसपास की बात हो रही है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में हम आपसे कहें कि राम का नाम लेने लगे तो आप समझेंगे ये आदमी जो है उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, या फिर आपसे हम कहें ताजमहल, या फिर हमसे आपसे बोले ब्रज वाली भाषा, थोड़ी मीठी भाषा में बात करें, है ना, तो आप तुरंत समझेंगे ये तो मथुरा का आदमी है। तो कई बार होता है भाषा से हम पहचान जाते हैं कि ये किस विशेष क्षेत्र का व्यक्ति है। ठीक है, तो ये उस क्षेत्र की भाषा जो है विशेषता को दर्शाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मायरा जो है पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों और शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, मतलब वो बार जब वो किसी टॉपिक को पढ़ती है तो बार बार उन शब्दों को रिपीट करती है ना, रिपीटेशन करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार किस चीज़ को दर्शाता है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पूछा गया है, और ये क्वेश्चन सबके लिए कॉमन है, मतलब हिंदी पेडागोजी में हो या चाहे ईवीएस में हो, चाहे वो मैथ पेडागोजी में, सभी में कॉमन क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पुनरावृत्ति अगर कर रही है तो इसका मतलब है कि वो बार बार चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रही है समझ के साथ। तो यहाँ पे देखिए, पढ़ना बिल्कुल नहीं आता उसको, या पढ़ने में ज़्यादा समय लगाती है, या समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा में जो है बालक के पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो कक्षा में जो है अगर बालक जो है पढ़ाई में अच्छा नहीं है, पिछड़ा है पढ़ाई में, है ना, तो उसका कारण है कि वो बहुत मेधावी है, मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियसली पढ़ने में अच्छा होगा, तो पिछड़ा क्यों होगा? बालक नटखट है तो नटखट होगा, शैतान। देखिए, नटखट होना, शैतानी करना से जो है पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग चीज़ है। बहुत सारे बच्चे नटखट होते हैं लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। बच्चे में जो है हीन भावना है, बच्चे में हीन भावना होना, या बालक में प्रारंभ के कारण, है ना। तो यहाँ पे देखिए, बच्चे के पिछड़ापन का कारण है उसके हीन भावना का होना, उसका पढ़ाई में रुचि न लेना, है ना, कई कारण हो सकते हैं। उसकी पढ़ाई में रुचि न लेना, उसकी हीन भावना होना, है ना, उसके अंदर ये होना कि मुझे याद ही नहीं होता है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, रहने दो मैं नहीं पढ़ूंगा, है ना। ये अगर उसके अंदर विचार हो जाए मैं फेल ही हो जाऊँगा, तो ये विचार अगर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ा ही होगा, हमेशा कभी पास नहीं होगा। एज अ टीचर हमें उसकी मदद करनी चाहिए, यही हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। और ये क्वेश्चन बच्चे गलत बहुत कर देते हैं क्योंकि समझ नहीं पाते कि हीन भावना से क्या लेना देना है उनका। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या है? उसकी वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता, या पुनर्मूल्यांकन, या परीक्षण, या दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह, विवेदिका। देखिए, इसका सिर्फ सही आंसर है, सिंपल सा है, इसका सही आंसर है अच्छे मूल्यांकन की जो विशेषता है वो है परीक्षक का दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह, और पूर्वाग्रह है तो यहाँ पे कट जाएगा। विविधीकरण, जीवनोपयोगी, लाभपरक और सिद्धांतपरक, रोचक, भावपूर्ण और सुचितापूर्ण, तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन ए होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही होगा। और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन गलत ना हो। आज के जो 30 क्वेश्चन हैं हिंदी पेडागोजी में वो सभी समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 10 लाइक्स का टारगेट है, उसको आप ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करें, मतलब पूरा करिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा था उसका कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।